आज हम यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 जो कि 29 जून से लेकर 2 जुलाई तक संपन्न हुई है, उसका पहले दिन का पेपर हिंदी और निबंध का होता है, जिसमें सर्वप्रथम निबंध का पेपर होता है। उसमें मुख्य परीक्षा में 3 निबंध पूछे जाते हैं, जिन्हें हमें 700 शब्दों में लिखना रहता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो इस वीडियो में हम इन निबंधों को एनालिसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार से निबंध इस प्रकार से हैं। 2024 यूपीपीसीएस मेंस एस्से पेपर के हर खंड सेक्शन ए, बी और सी से एक एक निबंध का उत्तर हिंदी में 700 शब्दों में लिखना होता है। सेक्शन ए में देखिए कौन से प्रश्न पूछे गए थे। खंड ए, सेक्शन ए के विषय। पहला निबंध था मानव मूल्य और साहित्य। दूसरा निबंध था भारत में न्यू वुमन की संकल्पना एक मिथक। तीसरा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का प्रभाव। सेक्शन बी था, इसमें 3 निबंध पूछे गए थे, जिनमें से हमें एक आंसर देना था। पहला निबंध है कृत्रिम बुद्धिमत्ता संभावनाएं एवं चुनौतियां। दूसरा था स्टार्टअप भारत का भविष्य। तीसरा तकनीकी नवाचार एवं सतत विकास। चलिए हम खंड ए के पहले विषय से शुरुआत करते हैं। तो पहला निबंध है मानव मूल्य और साहित्य। इसे हम 700 शब्दों में देखेंगे। आइए सर्वप्रथम देखते हैं भूमिका। मानव सभ्यता का विकास केवल भौतिक संसाधनों से नहीं हुआ, बल्कि उसके मूल में मानव मूल्य और उन्हें अभिव्यक्त करने वाला साहित्य रहा है। मानव मूल्य जैसे कि करुणा, सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, प्रेम और न्याय समाज को संवेदनशील और नैतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। वहीं साहित्य इन मूल्यों का संवाहक बनकर समाज को दिशा देने का कार्य करता है। मानव मूल्य क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। मानव मूल्य वे नैतिक और सामाजिक गुण हैं जो एक व्यक्ति को आदर्श मानव बनाते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, बल्कि सामाजिक समरसता और मानवता की रक्षा भी करते हैं। सत्य, अहिंसा, कर्तव्यपरायणता, परोपकार, समानता और सेवा जैसे मूल्य आज भी समाज को जोड़कर रखते हैं। अगला पॉइंट है साहित्य मानव मूल्यों का दर्पण है। कैसे देखते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है। यह केवल कल्पना या मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करने का सशक्त माध्यम है। कवि, लेखक, उपन्यासकार और नाटककार अपने रचनात्मक शब्दों से मानव मूल्यों को जागृत करते हैं। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में मर्यादा, धर्म, नारी सम्मान और सत्य की विजय को महत्व दिया गया है। संत कबीर, तुलसीदास और रहीम की रचनाओं में सामाजिक समरसता, करुणा और समानता की गूंज सुनाई देती है। प्रेमचंद जैसे लेखक ने अपने उपन्यासों में गरीब, दलित और शोषितों की पीड़ा को उजागर कर करुणा और न्याय जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया। आधुनिक साहित्य में मानव मूल्य। आधुनिक काल के साहित्यकारों ने भी मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों को केंद्र में रखा है। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला में जीवन की जटिलताओं को मानवीय दृष्टिकोण से देखा गया। धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों का देवता प्रेम, त्याग और आत्म बलिदान के मानवीय मूल्यों को अभिव्यक्त करती है।
आज की कहानियों और उपन्यासों में सामाजिक न्याय, नारी सम्मान, पर्यावरण संरक्षण जैसे आधुनिक मानव मूल्य दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा, साहित्य और मानव मूल्य। इनमें क्या संबंध है, आइए देखते हैं हम। यदि शिक्षा केवल सूचना देने तक सीमित हो जाए और उसमें मूल्य ना हो तो वह अधूरी है। साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल कर विद्यार्थियों में संवेदना, सहिष्णुता और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे गुण विकसित किए जा सकते हैं। साहित्यिक पाठ्यक्रमों में नैतिक कथाएं, जीवन संघर्ष, प्रेरणादायक आत्मकथाएं आदि को स्थान देना आवश्यक है। वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता। आज जब समाज में हिंसा, असहिष्णुता, स्वार्थ और उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, तब मानव मूल्यों की पुनर्स्थापना अत्यंत आवश्यक है। सोशल मीडिया और तकनीकी युग में साहित्य की पहुंच बढ़ी है, जिसका उपयोग मानव मूल्यों के प्रचार में किया जा सकता है। निष्कर्ष देखते हैं। मानव मूल्य और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य न केवल मानवीय गुणों को स्वर देता है, बल्कि पाठकों के मन मस्तिष्क में उन गुणों का संवर्धन भी करता है। जब कोई बच्चा पहली बार किसी कहानी में त्याग या प्रेम पढ़ता है, वह अनजाने ही उस मूल्य को आत्मसात कर लेता है। इसलिए साहित्य को केवल किताबों तक सीमित न कर सामाजिक परिवर्तन और नैतिक पुनर्जागरण का साधन बनाया जाना चाहिए। चलिए अब हम खंड ए का दूसरा निबंध प्रस्तुत करते हैं, जो कि टॉपिक है भारत में न्यू वुमन की कल्पना एक मिथक। 700 शब्दों में इसे लिखना है, तो हम इसका एनालिसिस करते हैं। भूमिका पहले देखते हैं। भारतीय समाज सदियों से स्त्री की भूमिका को लेकर संघर्ष करता रहा है। कभी उसे देवी मानकर पूजा गया, तो कभी पाँव की जूती समझकर दमन किया गया। स्वतंत्रता के बाद और विशेषकर 21वीं सदी में न्यू वुमन या नई नारी की कल्पना उभरी। एक ऐसी स्त्री जो शिक्षित, आत्मनिर्भर, सशक्त और अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो। लेकिन यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है कि क्या यह नई नारी केवल एक सांस्कृतिक मिथक है या वास्तव में सामाजिक यथार्थ बन गई पाई है। न्यू वुमन की परिभाषा। किसे कहेंगे हम नई नारी? आइए देखते हैं परिभाषा इसकी। नई नारी वह है जो केवल परिवार और घर की परिधि तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कैरियर, शिक्षा, अधिकारों, इच्छाओं और पहचान के लिए संघर्षरत है। वह पारंपरिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए आधुनिकता की राह पर चलने वाली स्त्री है। आधुनिक भारत में नई नारी की उपलब्धियां। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां आज लड़कों से आगे निकल रही हैं। प्रशासन, सेना, विज्ञान, खेल, उद्योग, साहित्य, राजनीति में महिलाएं शीर्ष पदों पर पहुंच चुकी हैं। IAS, IPS, अंतरिक्ष मिशन जैसे इसरो की महिला वैज्ञानिक, ओलंपिक विजेता आदि इसका प्रमाण है। स्वयं सहायता समूह, महिला स्टार्टअप्स और ऑनलाइन उद्यमिता में भी महिलाएं सक्रिय हो रही हैं। मीडिया और सिनेमा में न्यू वुमन आज की फिल्मों, वेब सीरीज और उपन्यासों में महिलाओं को स्वतंत्र, मुखर, कैरियर उन्मुख और आत्मनिर्भर रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे फिल्म क्वीन, तलवार, पिंक, थप्पड़ आदि में महिला केंद्रित मुद्दों को उभारा गया है। नई नारी की कल्पना मिथक क्यों है? हालांकि कुछ महिलाओं ने ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, लेकिन यह छवि अब भी शहरी, उच्च वर्गीय और सीमित वर्ग तक ही सिमटी है। ग्रामीण, गरीब, आदिवासी, दलित, मुस्लिम या वंचित तबकों की स्त्रियों के लिए यह नई नारी की कल्पना अब भी एक सपना या मिथक बनी हुई है। प्रमुख बाधाएं क्या हैं? आइए देखते हैं। घरेलू हिंसा आज भी बहुत व्यापक है। दहेज हत्या, बाल विवाह, मानव तस्करी, एसिड अटैक जैसी घटनाएं आज भी आम हैं। कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव, वेतन असमानता और यौन उत्पीड़न। कई जगहों पर महिलाओं की संपत्ति, शिक्षा और निर्णयों में सहभागिता अभी भी नगण्य है। समाज में मानसिकता का संघर्ष, पुरुष प्रधान सोच अब भी महिलाओं को नियंत्रण में रखने की चेष्टा करता है। कई परिवारों में शिक्षा केवल शादी के लिए दी जाती है, न कि आत्मनिर्भरता के लिए।
आज भी घर और बाहर दोनों संभालो का बोझ स्त्रियों पर ही रहता है। पुरुष सहभागिता न्यूनतम है। नई नारी की वास्तविक सशक्तिकरण की राह साक्षरता से आगे जाकर जागरूकता जरूरी है। कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन जैसे पोस एक्ट, पॉक्सो, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आदि। महिला प्रतिनिधित्व पंचायतों से लेकर संसद तक बढ़ाया जाए। पुरुषों को भी लैंगिक समानता की शिक्षा देना जरूरी है ताकि वे भागीदार बने, बाधा नहीं। निष्कर्ष देखते हैं इसका। नई नारी की कल्पना एक आदर्श है, परंतु उसके वास्तविक स्वरूप में अनेक बाधाएं हैं। यदि समाज केवल चुनिंदा उदाहरणों को देकर यह मान ले कि महिलाएं पूरी तरह सशक्त हो चुकी हैं तो यह एक मिथक ही कहलाएगा। लेकिन यह भी सत्य है कि सशक्तिकरण की लहर चल पड़ी है और जागरूकता का विस्तार हो रहा है। इसलिए नई नारी की कल्पना को मिथक से यथार्थ में बदलने के लिए शिक्षा, नीति, समाज और परिवार सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होंगे। आइए हम सेक्शन 1 का तीसरा निबंध देखते हैं, जिसका टॉपिक है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का प्रभाव। इसे हम 700 शब्दों में देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे भूमिका। अगर किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मस्तिष्कों वाला बनाना है तो मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य, पिता, माता और शिक्षक, इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह स्टेटमेंट पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ की औसत आयु लगभग 29 वर्ष है। इस जनसंख्या में ऊर्जा, नवाचार, परिवर्तन की अपार संभावना है। इसलिए राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्र निर्माण क्या है? आइए देखते हैं राष्ट्र निर्माण क्या है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ केवल इमारतें खड़ी करना नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से एक समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर देश की स्थापना करना है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान और तकनीकी विकास, लोकतंत्र और नैतिक मूल्यों की रक्षा जैसे तत्व शामिल होते हैं। युवाओं की विशेषताएं जो राष्ट्र निर्माण में सहायक हैं। पहला, ऊर्जा और जोश। युवा साहसी होते हैं, नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। दूसरा, नवाचार और तकनीकी दक्षता। आधुनिक तकनीक और डिजिटल इंडिया में युवाओं का योगदान अहम है। तीसरा, संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकार। युवा भ्रष्टाचार, भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। चौथा, रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता। युवा समाज में नेतृत्व के लिए नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिकाएं। पहला, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षित युवा ही शिक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। यदि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर प्रशासनिक पदों पर पहुंचते हैं तो वे नीति निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक सहभागिता। आज युवा राजनीति में अपनी बात कहने लगे हैं। युवा नेताओं और जागरूक मतदाताओं के रूप में वे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तीसरा, स्वतंत्र उद्यम और स्टार्टअप्स। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं में युवाओं की अग्रणी भूमिका है। इससे आत्मनिर्भर और रोजगार सृजन में वृद्धि हुई है। सामाजिक सुधारों में भागीदारी। कई युवा संगठन महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में निर्भर कर रहे हैं। डिजिटल सशक्तिकरण। डिजिटल भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब युवा तकनीक के माध्यम से ग्राम पंचायत से लेकर शहरी जीवन तक बदलाव लाए। चुनौतियाँ क्या हैं? आइए देखते हैं चुनौतियाँ। हालांकि युवाओं में अपार ऊर्जा है, फिर भी अनेक समस्याएं उनके राष्ट्र निर्माण में भाग लेने में बाधा बनती हैं। जैसे बेरोजगारी और स्किल गैप, ड्रग्स, अपराध और इंटरनेट की लत, राजनीतिक दुरुपयोग और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, उच्च शिक्षा की कमी और भटकाव। समाधान क्या है? देखते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाए। युवाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण और उद्यमशीलता मार्गदर्शन में दिया जाए। सरकार और समाज को लेकर युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए। सरकार और समाज को मिलकर युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। NSS, NCC, स्टार्टअप योजना, युवा संसद जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। प्रेरणास्पद उदाहरण, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो गरीब परिवार से निकलकर भारत के राष्ट्रपति बने। संदीप माहेश्वरी एक प्रेरणादायक युवा उद्यमी और वक्ता हैं।
गाँवों में काम करने वाला युवा IAS अधिकारी जिन्होंने विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। निष्कर्ष के रूप में देखते हैं, युवा किसी भी देश के भविष्य ही नहीं वर्तमान भी होते हैं। यदि उन्हें सही अवसर, मार्गदर्शन और संसाधन जैसे मिले तो वे राष्ट्र निर्माण के स्तंभ बन सकते हैं। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी व्यापक होगी, उस देश की देश उतनी तेजी से आत्मनिर्भर, समावेशी और नैतिक रूप से सशक्त होगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने खंड सेक्शन आके तीनों निबंध कवर कर चुके हैं। आइए देखते हैं खंड बा का पहला निबंध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभावनाएं एवं चुनौतियां। चलिए, अब प्रस्तुत है खंड बी का पहला निबंध। निबंध है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभावनाएं एवं चुनौतियां। इसे हमें 700 शब्दों में लिखना है। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम भूमिका देखेंगे। 21वीं सदी को यदि तकनीक की सदी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन लाया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI ने। आज यह तकनीक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, सुरक्षा, न्यायपालिका, मनोरंजन और उद्योग जैसे हर क्षेत्र में क्रांति ला रही है। परंतु जहां AI में असीम संभावनाएं हैं, वहीं यह अनेक सामाजिक, नैतिक और आर्थिक चुनौतियां भी उत्पन्न कर रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनें इंसानों की तरह सोचने, समझने, निर्णय लेने और सीखने में सक्षम होती हैं। इसके अंतर्गत मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आदि हैं। उदाहरण चैटबॉट, ChatGPT। दूसरा स्वचालित वाहन। तीसरा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। अगला है वॉइस असिस्टेंट जैसे सीरी, एलेक्सा। उसके बाद डायग्नोस्टिक AI टूल्स आदि। संभावनाएं क्या हैं? स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति। AI के माध्यम से रोगों का शीघ्र निदान, सर्जरी में सहायक रोबोट, दवा की खोज में तेजी, इन सब से चिकित्सा अधिक प्रभावशाली हो रही है। दूसरा शिक्षा में व्यक्तिगत अनुभव। AI छात्रों की सीखने की गति के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार कर सकता है। इससे कमज़ोर छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलता है। तीसरा कृषि में स्मार्ट फार्मिंग। AI आधारित सेंसर AI आधारित तीसरा है कृषि में स्मार्ट फार्मिंग। AI आधारित सेंसर मिट्टी, वर्षा, तापमान आदि का डेटा लेकर भी किसानों को उपयुक्त सलाह देती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। रोजगार एवं उद्योग। AI फैक्ट्री ऑटोमेशन, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आदि में दक्षता लाकर लागत घटाता है और उत्पादकता बढ़ाता है। पांचवा सुरक्षा और प्रशासन में। सुरक्षा, कैमरा विश्लेषण, अपराध की भविष्यवाणी, आपदा प्रबंधन, स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक कंट्रोल में AI अहम भूमिका निभा रहा है। चुनौतियाँ। रोजगार का संकट। AI के बढ़ते उपयोग से मजदूरी आधारित और मैनुअल कार्यों में नौकरी की संभावनाएं घट रही हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। दूसरा नैतिक और कानूनी प्रश्न। AI गलत सूचना फैला सकता है, डीप फेक और फर्जी वीडियो बनाकर समाज को भ्रमित कर सकता है। साथ ही किसी गलती के लिए जिम्मेदार कौन होगा, मशीन या मानव? तीसरा डेटा गोपनीयता और सुरक्षा। AI को काम करने के लिए डेटा चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है। हैकिंग और साइबर अपराध की आशंका भी बढ़ सकती है। चौथा मानवीय मूल्यों संबंधों में दूरी। AI आधारित रोबोटिक सेवाएं भावनाओं की नकल तो कर सकते हैं, लेकिन असली मानवीय संवेदना नहीं दे सकते। इससे असमाज अलगाव भी बढ़ सकता है। पांचवा डिजिटल विभाजन। ग्रामीण और वंचित वर्ग तक AI तकनीक की पहुंच कम है। इससे तकनीकी समानता और क्षमता और बढ़ सकती है। समाधान और सुझाव। AI नीति और विनियमन। भारत के प्रभावशाली AI नीति बनानी चाहिए जो नवाचार को बढ़ावा दे और दुरुपयोग को रोके।
मानव केंद्रित एआई। एआई का विकास ऐसा हो जो मानव कल्याण को प्राथमिकता दे। शिक्षा और प्रशिक्षण, युवाओं को एआई से संबंधित कौशल सिखाना आवश्यक है ताकि वे रोजगार में पिछड़े रहें। आसानी भाषा और क्षेत्रों में एआई। भारत जैसे विविध देशों में एआई क्षेत्र को क्षेत्रीय भाषा, संस्कृति और जरूरत के अनुरूप विकसित करना होगा। भारत की पहल क्या है, ये देखते हैं। राष्ट्रीय एआई नीति की नीति आयोग द्वारा एआई फॉर ऑल मिशन, एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की स्कीमें। इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर जैसे संस्थानों में एआई का प्रयोग हो रहा है। निष्कर्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है जो समाज को प्रगति के नए शिखर तक ले जा सकती है, परंतु यदि इसे बिना नियंत्रण और सामाजिक जिम्मेदारी के इस्तेमाल किया गया तो यह नैतिक संकट, बेरोजगारी और असमानता का कारण बन सकती है। इसलिए हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा जहाँ नवाचार और मानवता साथ साथ चले। आइए खंड बा का अगला निबंध स्टार्टअप भारत का भविष्य के बारे में देखते हैं। इसे हमें 700 शब्दों में लिखना है। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। सर्वप्रथम 700 शब्दों में लिखना। सर्वप्रथम भूमिका देखेंगे। 21वीं सदी के भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा और नवाचार से प्रेरित समाज है। पारंपरिक नौकरियों से अलग हटकर आज का युवा खुद का उद्यम शुरू करना चाहता है। इसी सोच ने जन्म दिया है स्टार्टअप संस्कृति को। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। यह केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव और भविष्य की दिशा भी। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप एक ऐसा नवाचार आधारित व्यावसायिक उपक्रम है जो किसी समस्या का अभिनव समाधान प्रस्तुत करता है। ये नई सोच, डिजिटल तकनीक और कम संसाधनों के साथ बड़ा परिवर्तन लाने का साहस रखते हैं। उदाहरण जोमेटो, पेटीएम, ओला, बायजूस, जियोराधा, फ्लिपकार्ट, ये सभी कभी स्टार्टअप थे। अभी तक भारत में कई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख प्लस स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं और 100 से अधिक यूनिकॉर्न बन चुके हैं। भारत में स्टार्टअप की विशेषताएँ। पहला, युवा नेतृत्व। अधिकांश स्टार्टअप 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। दूसरा, डिजिटल तकनीक आधारित। अधिकतर स्टार्टअप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। तीसरा, कम पूंजी, अधिक नवाचार। संसाधनों की कमी के बावजूद इसकी सोच और समाधान बड़ी कंपनियों को चुनौती देती है। चौथा, समस्या समाधान की दृष्टि। स्टार्टअप शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, ट्रांसपोर्ट, फिटनेस, क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में नवीन समाधान ला रहे हैं। स्टार्टअप के माध्यम से राष्ट्र को लाभ। पहला, रोजगार सृजन। स्टार्टअप्स बड़े पैमाने के युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं जिससे बेरोजगारी में कमी आती है। दूसरा, आर्थिक वृद्धि। नवाचार और प्रतिस्पर्धा से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है जिससे जीडीपी बढ़ती है। तीसरा, आत्मनिर्भरता को बल। देश में नवनिर्मित उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा मिलता है जिससे मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को गति मिलती है। चौथा, वैश्विक पहचान। भारतीय स्टार्टअप दुनिया भर में पहचान बना रहे हैं, इससे भारत की साख बढ़ रही है। पांचवा, सामाजिक नवाचार। स्टार्टअप केवल मुनाफे के लिए नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण जैसे पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक मुद्दों को भी हल कर सकते हैं। सरकार की पहल। स्टार्टअप इंडिया अभियान 2016, टैक्स में छूट, फंडिंग, आसान पंजीकरण जैसी सुविधाएं। अटल इनोवेशन मिशन, स्कूल कॉलेजों में नवाचार को बढ़ावा देना। फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप एफएफएस, 10,000 करोड़ की सहायता योजना। स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रहे हैं। चुनौतियाँ। पूंजी की कमी। आरंभिक स्तर पर निवेशकों की तलाश कठिन होती है। दूसरा, मार्केटिंग और स्केलिंग की समस्या। अच्छा उत्पाद होने पर भी बाजार तक पहुंच विस्तार आसान नहीं होता। तीसरा, सरकारी प्रक्रिया और अनुपालन। कभी कभी पंजीकरण, टैक्स, रेगुलेशन में जटिलता बाधा बनती है। चौथा, विफलता का डर। बहुत से स्टार्टअप प्रारंभिक वर्षों में बंद हो जाते हैं। इसके पीछे अनुभव, मार्गदर्शन और रणनीति की कमी होती है। समाधान। व्यावसायिक शिक्षा और मेंटरशिप को स्कूल कॉलेज स्तर पर लाना। इंक्यूबेशन सेंटर।
और स्थानीय निवेशकों को प्रोत्साहित करना होगा। सरकारी पोर्टल्स और योजनाओं की जानकारी को सरल बनाना, महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देना भविष्य की दृष्टि। यदि वर्तमान रफ्तार बनी रही तो भारत अगले दशक में स्टार्टअप में दुनिया का नेतृत्वकर्ता बन सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीटेक, हेल्थ टेक, एजुकेशन टेक, ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। निष्कर्ष देखते हैं। स्टार्टअप्स भारत के लिए केवल व्यापार नहीं बल्कि सशक्त राष्ट्र निर्माण का आधार है। ये युवा सोच, आत्मनिर्भरता और नवाचार की त्रय से भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आवश्यकता है सरकार, समाज और निजी क्षेत्र के सहयोग, ताकि स्टार्टअप की यह लहर हर गांव, हर युवा और हर विचार तक पहुँचे। आइए खंड ब का तीसरा निबंध और अंतिम निबंध देखते हैं। टॉपिक है तकनीकी नवाचार एवं सतत विकास। आइए देखते हैं 700 शब्दों में। सर्वप्रथम हम भूमिका देखेंगे। प्रकृति की अवहेलना और अनंत विकास की दौड़ ने हमें उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां टिकाऊ विकास ही एकमात्र विकल्प है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, संसाधनों की कमी और सामाजिक विषमता जैसी समस्याओं से जूझ रही है। ये ऐसे में तकनीकी नवाचार, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सतत विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरा है। यह वह माध्यम है जिससे हम विकास की गति को बनाए रखते हुए प्राकृतिक संतुलन और सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। सतत विकास क्या है, आइए देखते हैं। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करता। यह 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला आर्थिक विकास, दूसरा पर्यावरणीय साक्षर और तीसरा सामाजिक समानता। नवाचार क्या है? तकनीकी नवाचार का अर्थ है नई तकनीक का निर्माण या मौजूदा तकनीकों का ऐसा प्रयोग जिससे समस्याओं का प्रभावी समाधान निकाला जा सके। उदाहरण सौर ऊर्जा पैनल, ड्रिप इरिगेशन, ई वाहन, स्मार्ट ग्रिड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन आदि। सतत विकास में तकनीकी नवाचार की भूमिका, पर्यावरण संरक्षण में सहयोग। सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, हाइड्रो पावर जैसी तकनीकी हरित ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। जल और वायु प्रदूषण मापने के लिए सेंसर आधारित तकनीकें विकसित की गई हैं। दूसरा जल संरक्षण, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और सेंसर आधारित स्मार्ट इरिगेशन से पानी की बचत संभव हुई। वर्षा जल संचयन को स्मार्ट टैंक और निगरानी प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। कृषि क्षेत्र में सुधार, स्मार्ट खेती, प्रिसीजन फार्मिंग, ड्रोन, मिट्टी जांच सेंसर किसानों को पर्यावरण के अनुकूल खेती के लिए सक्षम बनाता है। जैविक खाद और कीटनाशकों के स्थान पर बायोटेक्नोलॉजी आधारित समाधान अपनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्मार्ट शौचालय, जल शुद्धिकरण इकाइयाँ, टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों ने ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को आसान बनाया है। पाँचवा स्मार्ट सिटी और टिकाऊ शहरीकरण, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट ऑटोमेशन आज से शहर जीवन अधिक टिकाऊ बन रहा है। भारत के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन NEMMP ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। उज्ज्वला योजना, LPG से प्रदूषण कम करने की दिशा में। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, इसरो, DRDO जैसी संस्थाएं जलवायु और आपदा प्रबंधन तकनीक का प्रयोग करें। चुनौतियां क्या हैं, ये देखते हैं। पहला तकनीकी पहुंच की असमानता, गांवों, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में अभी तकनीक की पहुंच सीमित है जिससे सतत विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। दूसरा तकनीक की लागत, हर तकनीक सस्ती नहीं होती। गरीब और छोटे किसानों के लिए स्मार्ट खेती तकनीक महंगी पड़ सकती है। तीसरा तकनीकी कचरा, ई वेस्ट, तकनीकी उपकरणों की बढ़ती खपत से ई कचरा बढ़ रहा है जो एक नया पर्यावरण
नई तकनीकों के उपयोग के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना एक बड़ी चुनौती है। समाधान: सरल और सस्ती तकनीकों का विकास जो गरीब और ग्रामीण समाज तक पहुँचे। ई कचरा प्रबंधन और के लिए कड़े कानून और जागरूकता। तकनीकी साक्षरता बढ़ाने के लिए स्कूल और पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण। नीति निर्माण में स्थानीय ज़रूरतों और संसाधनों के अनुसार तकनीक के चयन। निष्कर्ष देखते हैं। तकनीकी नवाचार और सतत विकास एक दूसरे के पूरक है, न कि विरोधी। यदि कोई नवाचार और सतत विकास एक दूसरे के पूरक है, न कि विरोधी। यदि तकनीक का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह न केवल आर्थिक विकास को गति देगी बल्कि जलवायु संकट, गरीबी, समानता जैसी चुनौतियों से भी निपटने में सहायक होगी। आवश्यकता है नीतिगत इच्छा शक्ति, सामाजिक सहयोग और शिक्षा की, ताकि तकनीक हर हाथ तक पहुँचे और भारत एक हरित, समावेशी और सशक्त राष्ट्र बन सके। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन ए के तीनों निबंध और सेक्शन बी के तीनों निबंध पूरा कर चुके। कुल मिलाकर हमने 6 निबंध कवर किया। अब अगले 3 निबंध जो कि सेक्शन सी से संबंधित है, हम अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।